सीताराम तिवारी के उन संबंधी का नाम हजारीलाल था। वे निकट के संबंधी थे, संपन्न थे, रियासत अलीराजपुर में रहा करते थे। विवाह का निमंत्रण देने गाड़ीवान के अलावा 2 कारिंदों के साथ आए थे। वे लंबी लंबी यात्राएं करके सभी रिश्तेदारों को निमंत्रण देने के उद्देश्य से निकले थे। अतः बैलगाड़ी में राशन पानी लेकर अलीराजपुर से चले थे। रास्ते में पड़ाव डालने पर गाड़ीवान के जिम्मे 4 लोगों का भोजन बनाने का भी काम था, जो सहजता से चल रहा था। हजारीलाल जी को आखिरी निमंत्रण पत्र पंडित सीताराम को देना था। वहां पहुंचे तो अपने सगे संबंधी की आर्थिक दयनीय दशा देखकर बेहद दुखी और द्रवित हुए। उस समय उस घर में 2 वक्त से चूल्हा न जला था। घर आए अतिथियों के लिए 2 मुट्ठी चावल या आटे तक घर में न था। हजारीलाल के सामने अपने संबंधी की दयनीय स्थिति ज्यादा देर तक छुपी न रह सकी। पड़ाव डाला, बैलों को खोलकर साथ में लेकर चले। दाना पानी दिया गया। गाड़ीवान को भोजन बनाने की जिम्मेदारी निभाने का हुक्म मिला। उस दिन 6 लोगों का भोजन बना। कुछ घंटों में ही हजारीलाल जी ने अपने संबंधी को तैयार कर लिया कि उन्हें सपरिवार अपने साथ अलीराजपुर ले जाएंगे। पंडित सीताराम तिवारी के सामने इनकार की कोई सूरत न थी। उन्हें तो हजारीलाल देवदूत की तरह प्रतीत हुए थे, जिन्हें ईश्वर ने अच्छे संयोग से भेजा था। अगली सुबह सीताराम जी की गृहस्थी का सामान बैलगाड़ी पर हजारीलाल के कारिंदों ने लादा। इस तरह पूरी तरह भोर का उजाला फूटने से पहले ही तिवारी दंपति ने हमेशा हमेशा के लिए बदरका को अलविदा कह दिया। देखने वाले कुछ लोग उन्हें गृहस्थी के साथ जाता देख रहे थे, पर ना कोई कुशल क्षेम पूछने नजदीक आ रहा था, ना ही कोई जाने का कारण पूछने की जरूरत समझ रहा था। देखने वाले खुद से मजबूर थे। जो गांव किसी को 2 वक्त की रोटियां भी न दे सकता, उस गांव के लोगों का क्या हक पहुंचता है कि वे जाने वाले का कुशल क्षेम या उसके जाने का कारण पूछें। सबकी मजबूरी थी। प्राकृतिक आपदा के समक्ष सब लाचार थे, जाने वाले भी और उन्हें जाता देखने वाला भी। भावरा में नया जीवन। सीताराम तिवारी के संबंधी हजारीलाल जी रियासत अलीराजपुर के प्रभावशाली और संपन्न व्यक्ति थे। सीताराम दंपति को कुछ दिन अपने यहाँ अतिथि बनाकर रखना चाहा, परंतु सीताराम तिवारी ठहरे स्वाभिमानी व्यक्ति। 2 दिन गुजर जाने के बाद वे हजारीलाल जी से बोले, मेरे उसूल के अनुसार किसी के यहाँ कोई 2 दिन रहे तो मेहमान, तीसरे दिन से वह मेहमान के बजाय बेईमान होने लगता है। अतः इस बात की इजाजत दीजिए कि मैं यहाँ अपनी दुनिया अपने ढंग से बसाऊं। मैं अपने संबंधी का स्वभाव जानता था। हजारीलाल जी ने हंसकर बोले, मुझे मालूम था तिवारी जी को मैं 2 दिन से ज्यादा अपना मेहमान बनाकर रखना पाऊंगा, इसलिए मैंने इन 2 दिनों में ही इंतजाम कर लिया था कि आप जैसे ही मुंह खोलें आपको नौकरी का परवाना थमाकर स्वच्छंदता का जीवन प्रदान कर दूं। नौकरी का परवाना? तिवारी जी ने चौंक कर पूछा। हाँ, सरकारी नौकरी। रियासतदार अलीराजपुर से कहकर मैंने तुम्हारे लिए यह व्यवस्था कर ली है कि जंगल विभाग की सरकारी नौकरी करो। बंधी बंधाई तनख्वाह, आवास की सुविधा, खाने पीने की हर तरह की छूट। काम है रियासत अलीराजपुर की सीमा में आने वाले जंगलात की रखवाली करना। जंगलात को कोई बेजा तरीके, अवैध तरीके से काट ना सके, यह ड्यूटी होगी। तुम्हारे लंबे चौड़े, दिलडौल और मेहनती तथा ईमानदार होने का हवाला देकर रियासतदार के दीवान से मैंने यह नौकरी तुम्हारे लिए हासिल की है। तिवारी जी को लगा कि बैठे बैठे किस्मत खुल गई है। संबंधी से परवाना लेकर कई बार देखा पढ़ा, नौकरी हासिल होने की तसल्ली की। अगले दिन अलीराजपुर के दीवान के पास अपने संबंधी के साथ जाकर अभिवादन की औपचारिकता निभाई। काम समझा। रियासत द्वार प्रदत्त आवास पर सपत्निक जाकर गृहस्थी जमाई। उनके आवास का स्थान भावरा में था। नौकरी अच्छी थी, खाने पीने की हर प्रकार की सुविधा थी, मिलने वाली तनख्वाह पूरी बच जाती थी। सादगी का जीवन जीने, निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करते वाले तिवारी जी ने कुछ महीनों में ही इस बात की व्यवस्था कर ली कि वे भावरा में अपना खुद का मकान बना सके। 5 साल का समय देखते देखते ही गुजर गया। इस बीच कहा जाता है कि उनकी 3 और संतानें हुई, परंतु जन्म लेने के गिनती के दिनों में ही ईश्वर को प्यारी हो गई।
इस अवधि में पंडित सीताराम ने अपनी आर्थिक स्थिति ऐसी बना ली कि कई एक गाय भैंस पालकर दूध दही बेचकर अतिरिक्त आय का साधन जुटाने लग गए थे। इधर अतिरिक्त आय का धंधा जुटा तो उधर तिवारी जी के सामने एक नई समस्या आ खड़ी हुई। समस्या यह थी कि अलीराजपुर के जंगल में जिनकी देखरेख का उनका जिम्मा था, वहां आदिवासियों की उदंडता दिन पर दिन बढ़ने लगी। वे सरकारी पेड़ काट ले जाते, फल तोड़ ले जाते। तिवारी जी का मन इस बात के लिए चिंता से भरने लगा कि उन्हें जिस बात का वेतन मिलता है उसे वे पूरी निष्ठा से नहीं कर पा रहे थे। आदिवासी झुंड के झुंड तीर कमानों के साथ घुसते, अपनी मनमानी करते और निकल जाते। उनकी मनमानी को रोकने टोकने का मतलब था अपनी जान गंवाना। आंख मूंद कर ड्यूटी निभाने का अर्थ था कर्तव्य के साथ बेईमानी करना। इस मानसिक कलेश से छुटकारा पाने के लिए एक दिन उन्होंने रियासत के दीवान को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जो स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि दीवान की जानकारी में भी यह बात आ चुकी थी कि आदिवासियों के उत्पात को रोकना संभव नहीं है। भावरा गांव की वर्तमान में स्थिति यह है कि वह आजादी के बाद मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के अंतर्गत आ गया है। इस गांव के पास एक छोटी सी नदी बहती है, जिसके कारण आसपास का वातावरण आज भी अत्यंत सुहावना लगता है। यही कारण था कि तिवारी जी का मन भावरा में पूरी तरह से लग गया था। मन लग जाने की बात भी थी। अपना मकान हो गया था, जानवर पालकर दूध दही से आमदनी का जरिया बन गया था, पर वैसी आमदनी ना बन सकी जैसी नौकरी में हुआ करती थी। हाथ तंग होने लगा। तब उन्होंने अपने पुराने रसूख सम्मानजनक पहचान का इस्तेमाल करते हुए रियासत के एक बगीचे की रखवाली का जिम्मा मांगा। बगीचा काफी लंबा चौड़ा था। कई एक रखवाले पहले से उसमें नौकर थे। तिवारी जी की निष्ठा और कर्तव्य की परख रखने वाले रियासत के दीवान ने उन्हें बगीचे की रखवाली का हेड मुकर्रर कर दिया। वे स्वभाव से काफी विनम्र थे। हर किसी से प्यार से बातें करते, वक्त जरूरत पर गांव वालों की हर संभव सहायता करते थे। गांव की आबादी 5-6 सालों में बढ़ गई थी। उनकी लोकप्रियता की वजह से गांव वालों ने उन्हें मुखिया चुन लिया। उस समय सीताराम तिवारी का सौभाग्य अपने चरम पर था। सौभाग्य फलीभूत रूप से 23 जुलाई 1906 को दिन सोमवार श्रावण शुक्ल द्वितीय संवत को इस रूप में सामने आया कि उनके यहाँ उस तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम चंद्रशेखर के रूप में हुआ। वे 5वें पुत्र थे। जन्म लेकर ईश्वर को प्यारे हो चुके अन्य पुत्रों की अपेक्षा वे स्वस्थ थे। उनके मुखमंडल पर चंद्रमा के सदृश तेज था, इसलिए उनका नाम चंद्रशेखर हुआ। शिशु चंद्रशेखर यद्यपि स्वस्थ बालक के रूप में जन्मे थे, परंतु स्नेहमयी माँ जगरानी देवी का मोह उस बालक पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने को मजबूर कर रहा था। वे उससे पूर्व अपनी संतानों को जन्म के बाद कुछ दिनों में ही खो चुकी थी। एक वह ही बालक था जो अन्य से अधिक दिनों तक जी रहा था तथा स्वस्थ भी था। गांव की औरतें जगरानी को सुझाव देती, अपने बच्चों को छुपा कर रख, वरना नजर लग जाएगी। सुनकर जगरानी देवी चंद्रशेखर के माथे पर काले रंग का टीका लगा देती। वह टीका शिशु की खूबसूरती में भी चार चांद लगा देता था।